और की जंगों के अंदर शिरकत करते रहे। अब पाकिस्तान कभी किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के अंदर अमन पैदा करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में हम दोस्ती करवाएं और इंशाल्लाह ये भी मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी मैंने ये कहा था कि अमेरिका की और ईरान की हम दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं। हमने ये जो वॉर ऑन टेरर में शिरकत की थी, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कीमत अदा की थी इस जंग के अंदर शिरकत करने के लिए। और ये वो मुल्क होगा, अब जंगे नहीं लड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, अमन वाला मुल्क बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कुछ फरमा रहे हैं, ये वही बातें कि जो ये मुसलसल कई सालों से कह रहे हैं, यानी अपोजिशन में भी ये बातें वो कह रहे थे। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत में आने के बाद या इक़्तिदार में आने के बाद बहुत सारे यू टर्न लिए गए और वो बातें जो कि अपोजिशन में अच्छी लगती हैं वो हुकूमत में आके अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल काम है उस पर इम्प्लीमेंट करना। तो हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बात जो की जा रही है, क्या इस पे कायम रहा जाएगा? अभी हमने देखा पिछले दिनों कि हमने कोलालमपुर में वो कॉन्फ्रेंस जिसमें हमें लीडिंग पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं गए। इसका मतलब हमने सऊदी अरब का प्रेशर लिया और अगर हमने उस प्रेशर में आकर जो है एक छोटी सी ये कौमों के सामने ये एग्जाम्पल्स होती हैं, हमने वहाँ पे शिरकत नहीं की, तो क्या IMF जो हमारे पास मौजूद है, जो अमेरिका जिसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बहुत सी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद हम इस पोजीशन में है, हमारी इकॉनमी और हमारा मुल्क कि हम जो है अपनी इस बात पे कायम रहें। आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, माहिर खारजा उमूर, आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में आप सफ़ीर रहे। कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वेरी क्विक मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि जो हमारी पोजीशन है कि हम अपने मुल्क को चलाने के लिए हमें रिजर्व्स भी कहीं से लेने पड़ रहे हैं कि जनाब खर्च नहीं करेंगे ताकि हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारा डॉलर थोड़ा सा मुस्तहकम रहे। पूरा 2019 हम एक फाइनेंशियल जंग के अंदर रहे और माशी हालात इस वक्त भी बड़े कमज़ोर हैं। आज भी सूरत हाल, आज की तारीख की भी सूरत हाल यही है कि माशी तौर पे हम कमज़ोर हैं। एक ऐसा मुल्क कि जो IMF के पास चला गया, जिसे अपने दोस्तों के पास जाना पड़ा, क्या उसमें उसके वज़ीर आज़म ये कहते हुए कि मैं दूसरों की जंग में शामिल नहीं हूँगा, इस पर आप समझते कायम रहेंगे? पहले जो बात थी वो जब मिलिट्री डिक्टेटर की बात होती है, वन मैन डिसीजन होता है। नाउ सिंध अब जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, सेनेट है और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में ही द स्टैंड। तो इस मौके पे आई थिंक ये स्टैंड जो लिए ये भी बहुत अच्छा, तो लेना भी चाहिए था। एटलीस्ट जो दुनिया को ये बता सकते हैं कि नाउ पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और उसके पीछे फौज और अवाम। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये बाद में यही तकरीर दोबारा दिखा रहे हो? इमरान खान साहब क्या कहा था आपने, देखें क्या कहा था और अब क्या कर दिया। नहीं, इसमें न देखें ये सॉवरेनिटी जो है ये बिल्कुल होनी भी चाहिए और नोबडी कैन फोर्स। वो ठीक है, लेकिन सर अक्सर जो है मैं आप ही से बात कर रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि हालात और वाक़ियात कुछ ऐसे बन जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो ये ब्लास्ट हुआ बलूचिस्तान में, या इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि दुनिया भर की जो बस इंटेंशंस हैं पाकिस्तान के अंदर और मफादात और बहुत सारी चीज़ें, हम बड़ी तवील जंग हमने लड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और चाहे वो CIA हो, मुसाद हो, या इधर रॉ हो, या अफगानिस्तान की हो, NTS हो, तो ये सब जो है मौजूद हैं और वो इसको मैदान जंग बनाने की ख्वाहिश बड़े अरसे से इन मुल्कों की रही है, हमारे मुल्क के खासतौर बलूचिस्तान और KPK के इलाके। यही वजह है कि अगर आपने देखा हो तो DGISPR ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी हालत में भी अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नंबर 2 कि हमने बड़ी मुश्किल से इस खित्ते में हालात को नॉर्मलाइज़ किया, फ़ौज ने बहुत कुर्बानी दी है और हमने प्रोफेशनल तरीके से जो 51 कंट्रीज अफगानिस्तान में कंट्रोल नहीं कर सके, हमने प्रोफेशनल तरीके से सिंगल हैंडेड पाकिस्तान दहशत तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये एक दो धमाके ये चलते रहेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन हैंड है, आप ये समझते हैं 100% है। इंडियन आर वेरी टोटली इन्वॉल्व। उन्होंने तालिबान को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, इनके जो है NDS है, इंडिया अफगानिस्तान की, वो भी शामिल है।
फिर अफगान रिफ्यूजीज और कोयटा में बैठे हुए हैं, जब तक यहाँ रिफ्यूजीज नहीं जाते हैं ये एक बड़ा इजी टारगेट चलता रहेगा इस तरीके से। तो इस वजह से पाकिस्तान आर्मी ने, अवाम ने, पश्तून ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। एंड नाउ इज द टाइम वी शुड नो टू यूज द फार ग्राउंड फॉर एनी पर्पज अगेंस्ट एनीवन। एक तो ये अब अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद देन यू नो जस्टिफिकेशन, फिर आपकी लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए और सेकंड, अपने रीजन में वी हैव टू बी अदरवाइज वेरी केयरफुल कि हमारे रीजन में आपको वैसे रीजन में स्टॉक होना चाहिए। हमारा चाइना है, रशिया, ईरान, ये 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर भी करने चाहिए, लेकिन नॉट इवन ईरान के कहने पे भी हम अपनी इस तरह ज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे था कि वज़ीर आज़म के बयान पर, कि जो हमने भी आपको दिखाया कि क्या मतलब वो यू टर्न वाली सूरत हाल पे लोगों का एतमाद जो है ना वो इस वक्त जो है वो फुल कॉन्फिडेंस नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर। अवाम जो है नहीं के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल में एट ऑल कॉस्ट। ना फौज चाहेगी, ना अवाम चाहेंगे, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेंगे, ना इवन अपोजिशन चाहेगी कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो और हम फिर किसी के आलाकार बने, किसी का टूल बने और फिर हम अपनी ये हमारे पास शिफ्ट हो जाए, जो अदरवाइज भी डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन ये है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और डिफरेंट एरियाज में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखें। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टेररिज्म हो, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हों कि ये कह सके बाहर के मुल्क के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट इन सेफ हैंड, दे कैन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, जो कि दुनिया के लिए ख़तरा है। हमने यही तो करके इसको क्लियर किया और बड़ी कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई है कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल इंडिया से बहुत हाई टेक मुल्क जो उनसे बेहतर है। तो ये हमने प्रूव कर दिए, इस पर कम से कम स्ट्रिक्ट रहेंगे, किसी हालत में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी की स्टेटमेंट आई थिंक दे आर वेरी क्लियर। ठीक है, और ये सर मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। और ख़ास तौर पे पिछले जो 3 से 4 साल ऐसे गुजरे हैं कि जब पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रहते हुए सुख का सांस लिया है। आज हम ये कह सकते हैं कि पिछले ख़ास तौर पे 2 सालों के हवाले से कि पाकिस्तान में लोग जो हैं एक महसूस कर रहे हैं कि आज़ाद फ़िज़ा के अंदर रह रहे हैं। जिस तरह से पहले हम देख रहे थे कि इतना ज़्यादा टेररिज्म था, उसका ख़ात्मा हुआ है। खराज तहसीन पेश करते हैं हम पाक फ़ौज को, और उसमें आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 17-18 सालों में नहीं हो सकी वो वापस बैक पाकिस्तान में कर गई हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में चले जाएँ, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, एक वक्त में मेरे पास 8-8 जगहों के इन्विटेशंस होते हैं जो इतने इवेंट्स, एक्टिविटीज़ और कल्चर और अदब और एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर एक्टिविटीज़ आगे बढ़ी हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में वापस आई है। अब पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो कादिर खान मंदोखिल साहब, ये हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस कुर्बानी के बाद जो है, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो, चाहे पाकिस्तान की अफवाज हो, पाकिस्तान की इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा खुद भी जो है शहीद हुई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो ये बड़ी कुर्बानियाँ के बाद जो है ये हमें समर मिला है। ये अब अगर ईरान पड़ोस में है हमारे, तो किसी भी सूरत में चाहे पोजीशन हो चाहे हुकूमत हो, हम अपने इस स्टेटस को खो नहीं सकते। देखिए, सवाल ये है कि कुर्बानियाँ बिल्कुल 80,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तानी अफवाज, पुलिस और बेनज़ीर शहीद आपने जिक्र किया है, इतने सब कुर्बानियों के बावजूद क्या हम समझ रहे हैं कि ये जो अमन था वो आर्जी था? वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अमन इस वजह से आर्जी मैं कहूँगा कि जब से अमेरिका और ईरान का तनाज़ा शुरू हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पे 2 हमले हुए जी। अब ये हमले कौन करा रहा है? यकीनन भारत का आता है, यकीनन भारत का आता है। फिर ये भी आपको नहीं बोलना चाहिए कल बशम वादो कहाँ से बरामद हुआ, वो भी सबको पता है, कहाँ शो किया गया, क्या बरामद है, सब है। जो बात आपने की है शुरू में कि इमरान खान साहब की, मैं नहीं समझी यू टर्न मास्टर है वो, ये आप दिखाएंगे क्लिप ब्रिगेडियर साहब की बातें, गुफ्तगू सारे, और आपने दिखाएंगे और ये यू टर्न मारेंगे इस वजह से। लेकिन बात इमरान खान की नहीं है सर, बात पाकिस्तान की है, बात तहरीक इंसाफ की नहीं है, बात किसी पार्टी की नहीं है, इससे बालातर होकर बात है सर। ठीक है, अब पाकिस्तान का अगर हुक्मरान या पाकिस्तान की अफवाज अगर एक पेज पे नहीं, जो कि कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, आज तो एक पेज पर है सर। ये आज ही आ जाए तो कल नहीं होंगे। लेकिन मेरी बात इस वजह से कि यही प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहा कि हमारी फौज जो ना अलकायदा को ट्रेनिंग दी है, किसी ने पूछा तक नहीं क्या हुआ उसका। अलकायदा तो खैर जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में तो अलकायदा थी नहीं, मैं कहता हूं उसने गलत बयान की है, बिल्कुल गलत की है। कोई पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। आज दिन हम यही कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है न तालिबान से न अलकायदा से। और जब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर इस तरह बात हो और फिर उसकी तरदीद भी ना हो, तो फिर आप ये समझ लो कि आपने, वो कहते हैं ना,
नादान दोस्त से जो है ना वो दाना दुश्मन ज्यादा बेहतर है। तो ये दाना प्राइम मिनिस्टर नादान प्राइम मिनिस्टर हमारा है, ये और चीज करेंगे। और फिर आपको याद दिला दूं कि जो पाकिस्तान ने गैस का लाइन जो पाकिस्तान में क्राइसिस है और ईरान ने अपने साइड के मुकम्मल कर लिया, पाकिस्तान का अपने साइड का आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। 5 साल पूरा नवाज शरीफ की किए और अभी ये 1.5 साल इस हुकूमत की किए, क्यों? अमेरिका के प्रेशर से। तो आप ये भूल जाओ, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, अल्लाह करे ब्रिगेडियर साहब की बात और आपकी बात सही हो, खान साहब की बात सही हो, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के क्या बात है कि अमेरिका ने पहले आपकी इमदाद बंद कर दी और फौरन जाके जब उसकी इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और उसके बाद जाके उन्होंने फौरन आपकी एक तरफा बहाल कर दी और हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, वाह जी अमेरिका ने हमारी मदद कर ली। देखो बात ये सारी चीजें उस चीज की इंडिकेशन है कि हम अमेरिका के मोहताज है। हमने क्लियर नहीं हो रही थी ना सर, वो उसका भी तो मसला था ना। देखो ये सारी चीजें हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहेगा। यकीनन मुझे ये चीजें 2 दिन से दो मरतबा, जब एक हफ्ते में 2 मरतबा कोयटा में ब्लास्ट हुआ। अब पता है इसी जो डीएसपी अमानुल्लाह, इसके एग्जैक्ट 1 महीने 10 दिसंबर को इसके बेटा जवान बेटा शहीद हुआ। उसके बाद एग्जैक्ट 1 महीने के बाद उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ। इससे पहले जो एफसी की गाड़ी के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल समझ लो हमारा घर उसी गली में आगे उस चौक पे जाके हमला कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर ये चीजें तो ये कौन कर रहा है, इसमें किसके याद है? क्या वो कलबशों याद है कि कुछ यादाश्त या कुछ पैरोकार मौजूद है जो ये कर रहा है? नहीं, वो ठीक है जो चीजें होती रही हैं या जो आप कुलभूषण की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना जो है वो इंटरेस्ट देखना है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस बात पर है। किसी ने अगर हमारे साथ ज्यादती तो देखिए हर एक ने की है, और वो ज्यादती नहीं होती, वो हर मुल्क बुनियादी तौर पर अपना मफाद देख रहा होता है कि हमारा मफाद कहाँ पर है। लेकिन आज हमारे मफाद में क्या है, हमने उस बुनियाद पे जो है फैसला करना है, माजी की एग्जाम्पल्स की बुनियाद पे फैसला नहीं करना है। और वो फैसला क्या होना चाहिए, जमील साहब आपकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। जो वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम की यही आवाज़ है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आज जो बात की जाती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस जगह पर है और पाकिस्तान को आज जिस जगह पर खड़ा होना चाहिए था, जो एक एशियन टाइगर बल्कि वर्ल्ड टाइगर बनना चाहिए था, पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो हमारे पास एटमी कुव्वत मौजूद है, उसके होते हुए पाकिस्तान को जिस जगह पे होना चाहिए था हम उस जगह पे नहीं हैं। हमने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जो है हमारा झुकाव जो है वो चाइना की तरफ रहा और सीपैक जो है वो दुनिया भर में एक नया वेंचर बन के और एक हमारी नई पहचान बन के जो है सामने आया। लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर हमें मजबूरन IMF के पास जो है जाना पड़ा और उस उधर जाने के बाद जो हमारा तवाजुन था चाइना और अमेरिका के दरमियान वो बैलेंस ख़राब हुआ और हम जो हैं वो सर एक जमील साहब कुछ टेबल टेनिस की बॉल की तरह कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दो डिफरेंट राय आपके सामने जो 2 मेहमान हमारे मौजूद हैं, ये लास्ट सेशन में आ चुकी है, ये आपकी ख्वाहिश भी यही है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस वक्त ख्वाहिश है? देखिए वो तो पूरी कौम यही होगी, लेकिन बात यह है कि हकीकत में और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा तवाज़ुन होना चाहिए। आपका मुल्क उसी वक्त उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी आपकी अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है और मईशत होती है। अंदरूनी स्ट्रेंथ में सबसे कलीदी जो किरदार है वो मईशत का है। जिन ममालिक में मईशत बिल्कुल मखदूश है उन ममालिक में उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो आपने प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया या वैसे कि हमारी बिल्कुल किसी लिहाज से किसी कंट्री के मामले में न्यूट्रलिटी हम बरकरार रखेंगे और किसी के मामले में शामिल नहीं होंगे, अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करें देंगे, सब बातें दुरुस्त। लेकिन जब आपकी इकॉनमी मखदूश हो जाए और जब देख रहे हो आपकी अगले महीने आपकी FATF सर आप अक़वाम मुत्तहिदा में भी रहे हैं, मसलन एक चार्टर मौजूद है, रूल्स मौजूद हैं दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी के लिए, सलामती के लिए, लेकिन हमने ये देखा है कि जो सुपर पावर होता है वो हर रूल से बाहर होता है। मसलन आज जो है जिस तरह का वाक़या हुआ जनरल कासिम सुलेमानी के साथ, मतलब बगदाद के अंदर जो वाक़या होता है, या अगर कल को खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो किसी मुल्क के अंदर भी करना चाहेंगे तो उसके बाद फिर बाद में ये होता है कि यार वो ठीक है गलती हो गई, सॉरी हो गई, या हमारी ये वजह थी, या हमारी CIA ने ये रिपोर्ट दी थी, जैसे इस मामले के अंदर कहा गया। तो बस आप जो दिल चाहे कर लें, बाद में आप कहते रहे कि जनाब हमें क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी इस बुनियाद पर हमने कर लिया। या देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जो है उसकी चैप्टर 2 में बड़े वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है। उसके बाद उसकी तमाम वज़ाहतें जो हैं वो बाकी सेक्शन उसके आर्टिकल
आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 39 तक बहुत वाज़ेह तौर पर चैप्टर 6 है ये, और इसी तरीके से चैप्टर 7 में आर्टिकल 79 से 51 तक पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो मीटिंग होने जा रही है वो भी इसी तरीके। आपके सवाल का जवाब ये है कि जो बड़ा मुल्क है और ताकतवर मुल्क है, जो चौधरी है, चौधरी जो है वो जो चाहे कर ले। कानून ये वही बात है, कम किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उनकी कम नहीं किए गए हैं। वो नॉन रेजोल्यूशन पास हुआ है, आपके नाजरीन को हम सही इस तरह बात गुफ्तगू करके बता दें कि वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, उसका ट्रंप पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि सेनेट से वो उसको बाइंडिंग रेजोल्यूशन में दोबारा सेनेट उसको पास ना करे। ये हाउस ऑफ कॉमन में हुआ है, तो इसकी एक मॉरल तो उसकी है कि वैल्यू के मॉरली उसको ट्रंप को आईना दिखलाया गया है, लेकिन उसकी ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है या पेंटागन का जो तवाज़ुन है, आप क्या समझते हैं कि मसद क्या प्रेसिडेंट ही इतना पावरफुल होता है, या एक जो, क्योंकि अमेरिका में जो भी प्लानिंग्स होती हैं वो आगे 10 साल 20 साल 50 साल के टारगेट्स की बुनियाद पे होती हैं, तो उसके लिहाज से होती है। यानी अगर इस वक्त कोई और प्रेसिडेंट होता तो भी क्या यही हो रहा होता? अरे देखिए, जो ट्रंप का मिजाज इस वक्त दुनिया के नहीं, वो रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हो सकता है, ट्रंप का मिजाज क्या कमेंट्स कर रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है, लेकिन जो हुआ है, जो कुछ होने जा रहा है, या जो कुछ हो रहा है, मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। जो हुआ है पहले नहीं देखा गया है दुनिया अक़वाम में कि कोई सरबराह मुल्क का इस किस्म के ट्वीट्स करे और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। आपको याद होगा टर्की के बारे में, और आपको याद होगा कि 2018 के 1 जनवरी को हमारे बारे में क्या कहा गया। तो ये कभी भी ऐसा आज तक प्रेसिडेंट ट्रूमैन के बाद किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है अमेरिका में भी। और अमेरिका के अपने ख़ास तौर पे जो उनके डेमोक्रेट्स हैं वो तो बड़े इस मामले में परेशान हैं कि क्या हो रहा है। और रिपब्लिकन उसमें से अगर इख्तलाफ 3 रिपब्लिकन सेनेटर जो है उन्होंने बांगे दरा इख्तलाफ किया। लेकिन आपकी बात का मैं मुकम्मल जवाब दे लूं, बीच में सर मैं आपको वापस आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, ये जो यमन में लड़ने वाले उसी बागी, या इराक और शाम में मुसल्लह मलेशिया, फ़लस्तीन में हमास, लबनान में हिज़्बुल्लाह, मसद इन सब के लिए जो है वो इतने इम्पोर्टेंट थे जनरल कासिम सुलेमानी। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये एक वो तो कह रहे हैं कि जनाब 4 हमारी एम्बेसीज़ हैं, उनको टारगेट बनाया जाने का इरादा था, चीज़ें थी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो एक एजेंडा है कि इन इलाकों को तकसीम कर दिया जाए और ये 4 के बजाय जो है 12 बॉर्डर्स के अंदर जो है तब्दील कर दिया जाए, क्या जो अमेरिका के अज़ाइम हैं इस खित्ते के अंदर, क्या ये उसके खिलाफ खड़े होने जा रहे थे कि इनको टारगेट किया गया है, या इनको टारगेट करने का मकसद ईरान को कोई पैगाम देना है? नहीं, देखिए जाफर, ये है कि जिस जेंटलमैन इन्होंने इन सब को ट्रेन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया था इराक की मिलिशिया को, जो उनके साथ मिलिशिया का जनरल था, और इस मिलिशिया ने इराक से दाइश और आईएसआईएस को ख़त्म कर दिया था, ठीक है, बंद। उसके बाद हिजबुल्लाह को जो लेबनान में है वो पूरा उन्होंने ट्रेन किया था, टोटल वो इनके कंट्रोल में थे, पूरा ये वेपन एमुनिशन भी दिया, ट्रेन भी किया, एंड दे वर रेडी टू ऑपरेट अगेंस्ट ईरान, इजराइल के खिलाफ। फिर आ जाए आप हमास को पूरा इन्होंने ट्रेन किया हुआ था, वो पूरा वहाँ से पैलेस्टाइन की तरफ से भी इनके लिए ट्रेन थी। उसके बाद इन्होंने हुतीस को यमन में सबको ट्रेन किया था। देन सीरिया में इन्होंने सीरियन गवर्नमेंट को बचाने में सारा हाथ जो है बेसिकली वो जनरल सुलेमान का है। एंड देन यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, सो ही वाज द मेन हर्डल इन फुलफिलिंग ऑफ अमेरिकन डिजाइन। अगर यही बात है तो फिर इसका मतलब ये मुल्कों की बात नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की बात है। अगर इसको इस तरह पे देखा जाए, टारगेट अगर इस तरह पे देखा जाए तो फिर ये मामला आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लोगों को सुख का सांस लेना चाहिए। लेकिन ईरान को तो बहुत बड़ा He was after खमीनी ये उनके 1 to 1 थे, ठीक है। सेकंड ये था कि ईरान को उन्होंने बर्ड जो हैं वो एक स्टोन से किल किए हैं, एक उसको सारे जो इनकी प्रॉक्सीज थी ना, देखिए ईरान वाज नेवर गोइंग टू गो फॉर ऑल आउट वॉर। अमेरिका को पता था, अमेरिका को भी ये फिक्र थी कि ये जो इनकी प्रॉक्सीज हैं दे आर वेरी डेंजरस एंड दे कैन कॉज डैमेज टू इन अमेरिकन इंटरेस्ट, चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान हो या इवन इजराइल है, फिर और दूसरे मुल्क ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज है वहाँ वो उनको डैमेज करता। फिर जो फ्लो ऑफ ऑयल है ट्रैफिक में सी में उनको वो फ्लो करता है स्टेट ऑफ होम से। लेकिन इसमें एक चीज़ ये लग रही है कि जो बदला उतारने वाली बात है कि जनाब उनको दफनाने से पहले हम बदला उतारेंगे, 2
उनके जो बेस कैंप हैं उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन वो बेस कैंप तो खुद अमेरिका ने बहुत पहले खाली करने का कह दिया था, और भी 80 लोगों की हलाकतों की बात कह रहे हैं, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि एक बंदा भी मारा नहीं गया वहाँ पे। एक बात ये ना कि ईरान भी नहीं, मतलब जश्न तो मना लिया ना ईरान को, देखिए वजह तो उनके सेंटिमेंट्स इतने हाई थे पब्लिक के कि ईरान हैड टू डू समथिंग, जी करना भी था और ऐसा नुकसान भी नहीं पहुंचा था कि दोबारा अमेरिका फिर रिटेलिएट करे एंड देन इट इज अ चल की बात हो जाती है। तो दैट वाज द रीजन आई थिंक लाइक मकसद हो ये रहा है कि उसमें कुछ फिक्स मैच लग रहा है। नहीं है, फिक्स नहीं है। ईरानी ने फिक्स मैच इसलिए किया है कि दे वांटेड कि हम कारगिल, जैसे पाकिस्तान ने इंडियन चीफ वाज सिटिंग इनके टारगेट में था एंड दे फायर्ड रॉकेट शॉट राइट पर, उन्होंने हिट किया उसको। दैट्स व्हाई दे वांटेड कि हम अब काम भी कर लें, रॉकेट भी फायर कर लें और उनका मटेरियल डैमेज कर लें, लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं करें, बिकॉज देन अमेरिकन पब्लिक वेरी सेंसिटिव, जिसकी वजह से उन्होंने मौका। साथ ही उन्होंने एक और कहा ईरान ने बदला ले लिया। व्हाट डज इट मीन? वी डोंट फर्दर एस्केलेशन, वी डोंट वांट टू गो फर्दर टारगेट्स, दैट्स व्हाट। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी एक और पहलू की तरफ जाना चाहूँगा कादिर खान मुंदखिल साहब कि कभी एक वक्त था कि मसलन ये दुबई और ये सारी जितने भी शहर जो आज बड़े जदीद शहर समझे जाते हैं, वो कराची के आगे कुछ भी नहीं थे। मतलब जो जितने यहाँ पे आके जहाज़ लंगर अंदाज होते थे, पानी के जहाज़ की बात करें, या जितना बिजी एयरपोर्ट जो कराची का एयरपोर्ट था वो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर कराची आहिस्ता आहिस्ता तबाह बर्बाद हुआ तो वो बनना शुरू हुआ। अब अगला थ्रेट जो है गवादर, जो कि उनके सामने बिल्कुल मौजूद है, और गवादर सिर्फ और सिर्फ थ्रेट जो है वो उधर के लिए नहीं है, चाबहार के लिए भी है, और उसमें ईरान भी है, सारा रीजन जो मौजूद है, और उसके पीछे जो है वो चाइना को उसको बेनिफिट। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस सारी जंग के अंदर जो कहीं पे नज़र है और कहीं पे निशाना है, ये हमारे लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले वक्तों में नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ मौजूद है। देखिए, यकीनन ये भी शुरू से हम सुनते आ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो पेट्रोल के ज़ख़ायर हैं वो पाकिस्तान ईरान की वजह से या ईरान के खौफ की वजह से दबाव जो नाम दे दें। आज आप फिर चाबार की बात करो, क्या बात है कि जहां हमारा कोई तरक्की का कोई सिलसिला शुरू होता है वहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा मुकाबला ईरान के साथ होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, लेकिन हम भी ये है कि हमारा भी ये होता है ना कि अभी हमने कहते हैं ना पड़ोसियों से ज़्यादा ताल्लुकात आपको अच्छे होना चाहिए। बिल्कुल। हम बहुत सारे चैनल के साथ ये मेंशन करते जाएं, पिछले सीजन के अंदर हमें कश्मीर के मौके पे सबसे ज़्यादा ईरान ने सपोर्ट किया, तुर्की एंड मलेशिया के साथ जो है। हाँ, मगर सबसे बड़ा जो इंडिया का टेररिस्ट वो भी तो ईरान से बरामद हुआ ना, ये भी आप मान लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ वो सलूक नहीं किया जो कि करना चाहिए। अब मैं अफगानिस्तान की बात करूं, 17 कौंसलेट है इंडिया के वहाँ पे, हमारे सिर्फ 4 कौंसलेट है। सर रह चुका है, हमारी कई मरतबा बहस भी चुकी इस बारे में। 17 कौंसलेट में बॉर्डर की इस तरफ जबान एक, उस तरफ जबान एक, मजहब दोनों, लिबास, हर चीज़ है। क्या बात है, इंडिया वहाँ से जाके सब कुछ वहाँ के लिए उनके लिए कराया और हमने कुछ नहीं कर सके। इसी तरह हमने ईरान के साथ वो रिलेशन नहीं रखे। मैंने आपको पाइपलाइन कर दिया, जब हमारे यहाँ गैस के ये क्राइसिस है, सीएनजी के घरों में सर्दी के मौसम में, और ईरान के पाइपलाइन मुकम्मल हो चुका है, अमेरिका के डर की वजह से हम उसको हदूद में नहीं ला सके। या तो हम ये अमेरिका का खौफ खत्म करें या ईरान के साथ दोस्ती कर ले। ना हम आधा तीतर आधा बठेर वाला मामला है, ना हमने ईरान के साथ दोस्ती की है, ना हमने उसके साथ दुश्मनी की है। अब इसका फायदा इंडिया उठाता है, वो जाके वहां पे टांग अड़ाता है चाबार के लिए उसके। और आप देख रहे हैं सीपेक के मुकाबले में ईरान का, अमेरिका का और इंडिया का तो मायदा हो चुका है। इसके लिए इनिशियली 50 अरब रुपए उस दिनों में इंडिया ने उसको कंट्रीब्यूशन डाला कि इसको नाकाम करने के लिए। तो जब हमारे दुश्मन हमारे पड़ोसी में आप, लेकिन वो ठीक है जमील साहब, लेकिन वो तो ये तो कंटिन्यूस एक टेस्ट मैच चल रहा है ना। अभी तो ये T20 भी नहीं बल्कि 10-10 का मामला आ गया, मतलब बड़ी कुछ चीज़ आ गई है। और इसमें इंडिया का मामला नहीं है, इधर जो इस वक्त जो इराक, शाम, ये सारे मुल्क, उधर अमेरिका के मफादात, और इधर सऊदी अरब और इधर ईरान, ये इशू है। इसमें जो आप समझते हैं कि हमें इसमें जो है इंडिया को भी लेकर आ जाना चाहिए इस इशू के अंदर। देखें, अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया खुद ब खुद आ जाता है। मैं कानूनी तौर पर बताता हूँ कि वो क्या मामला है, लेकिन पहले क्योंकि इतनी गुफ्तगू हो चुकी है तो मैं अपनी आरा 30 सेकंड की देना चाहूँगा। 30 सेकंड की आरा आपकी ब्रेक के बाद हम पूछते हैं, ठीक है ना। ब्रेक के बाद आपसे आगाज करते हैं। नाज़िम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का।
पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, और इसीलिए बात की जा रही है आज कि दुनिया जिस जंग की जानिब जा रही है जिससे किसी को कुछ नहीं मिलता है लेकिन बहुत से मफादात होते हैं जिसकी बुनियाद पे इसका आगाज़ होता है, उससे पाकिस्तान कैसे दूर रह सकता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साफ लफ्ज़ों में बता दिया है कि अब दोबारा हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमील साहब फरमाइए, ये आपने बड़े पॉइंट्स नोट किए हैं अभी तक जो डायलॉग हुई है, ज़रा इसमें क्या क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं रिपीट नहीं करूँगा, टाइम बड़ा कीमती है। कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा सुन जी। लीजिए। 3-4 चीज़ें हैं गुफ्तगू को आपने जो इधर की है, और उसके अलावा आपने आखिरी जो गुफ्तगू आप कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि क्या मजबूत मुल्क जो है हमेशा वो करते। फिर मधुखेल साहब ने बात की, पाइपलाइन की बात कर दी, और इधर से बात आई कि जी वो कासिम सुलेमानी के बाद जो है कुछ उनके ऊपर उनका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा, और ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि जी कासिम सुलेमानी को मारने के बाद थ्रेट बिल्कुल उनके लिए ख़त्म हो गया है जो इमिनेंट थ्रेट था। इन तीनों चीज़ों पे मैं छोटी छोटी गुफ्तगू कर लेता हूँ आपसे। पहली बात तो ये है कि जो आप उससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, मईशत आपकी टोटल 8 बिलियन तो आपके पास रिजर्व है, मईशत मजबूत करें तमाम जितने भी आपके हमारे पॉलिटिशियन हैं। उसके बाद ये है कि अभी आ जाते हैं आपके जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान अब भी चाहता था, सिर्फ ये है कि जो ट्रेजरी सैंक्शन होते हैं यूएस के, उसका मैकेनिज्म ये होता है 500 कंपनियां चली गई हैं ईरान से यूरोप की। वो इसलिए नहीं चली गई है कि वो मुनाफा नहीं कमाना चाहती थी, वो इसलिए चली गई हैं कि जो फाइनेंशियल नेटवर्क है दुनिया का, दैट इज रियली कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस नेटवर्क के तहत हम कोई ट्रांजैक्शन ईरान से कर ही नहीं सकते थे, और इसी वजह से ईरान ने हमारी बात मानकर हमें इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं लेके गया जिस तरह के रेकोडेक वाले लेके गए। तो ये बात रही उसकी। अब आ जाए आप कि खास तौर पे इस मिसाइल के हवाले से आपने प्रोग्राम किया है और कासिम सुलेमानी के हवाले से आपने प्रोग्राम खास तौर पर किया है, तो उस सिलसिले में ये बताया जाए कि दोनों साइड से फेस सेविंग इस तरह हुई है कि ईरान ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को 1 घंटा पहले बताया, और पसे पर्दा यही बात थी कि इत्तला मिल जाए ताकि जानी नुकसान कम हो, जिसकी वजह से ट्रंप को फेस सेविंग ये मिल गई कि हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेसीज आई हैव सीन बाय ईरान बेसिकली, जिसने वो उन्होंने की, अपने कौम को भी सेटिस्फाई कर लिया। और पहली दफा पता नहीं कितनी दहाइयों में किसी अमेरिकन बेसिस पर किसी दूसरे मुल्क ने मिसाइलों से हमला किया, इससे पहले नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपनी कुव्वत भी दिखला दी। अब आ जाइए आपके जो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हमने तो सही किया जो किया, और वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बहस करने के लिए जा रहे हैं, वो है आर्टिकल 51, जो कि ईरान ने अपना मौकफ ज्यादा बेहतर तरीके से साबित किया है। आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसमें अगर किसी सॉवरेन कंट्री पर या उसके फर्द पर हमला किया जाए तो उस सॉवरेन कंट्री का ये हक होता है कि वो उसका रिस्पॉन्स कर सके, रिटेलिएट कर सके उसका। और आपने देखा होगा दुनिया ने इसीलिए दुनिया अक़वाम ने ईरान को ये समझते हुए भी कि अमेरिका के वो अलाइज हैं, उन्होंने खुलकर कंडेम नहीं किया। अब राजा आ जाती है कि इसका इस खित्ते में होना क्या और हमारे साथ क्या होना है। इस खित्ते में आपने मुझसे एक और सवाल किया था कि इंडिया किधर खड़ा है। इंडिया को अगर ओवरऑल आप सी पैक के या ओवरऑल आप BRI के को अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के अगर आप उनके अगराज़ो मकासद पढ़ें, जिसको कहते हैं कि चार्टर, अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इन मुआहदों के तहत आपने आगे जाके एक्सेस देना है। अगर थोड़ा भी इंडिया बिहेव करेगा तो पाकिस्तान को उन मुआहदों के तहत देना होगा। इंडिया खुद हिस्सेदार उसका बन जाता है उस मामले में। तो ये अगर, और कासिम सुलेमानी का जहाँ तक ताल्लुक है, उनके फौत होने के या शहीद होने के बाद ये नहीं होगा कि उनके जो, मैं यमन में खुद मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी की है, सऊदी अरब में मैं खुद वहाँ मैंने काम किया है, इसी तरह और बाकी ममालिक में, और वहाँ मैंने ये होते हुए देखा है। क्या हमें पता नहीं कि कुवैत में इस वक्त 85% जो है आबादी वो ईरान की तरफ इंक्लाइन होती है, बहरीन में 85, लेकिन उसी को तो वो बुनियाद बनाकर वहाँ पे मजीद पार्टीशन की बात हो रही है, मजीद नए मुल्क बनाने की बात हो रही है उन खित्तों के अंदर हो रही है। तो ख्वाहिशात जो है वो तो अपनी जगह। ठीक है, अब आप देखिए मधुखेल साहब, आप इन्हें कोई गोल्ड मेडल ट्रॉफी दें जमील साहब को कि इन्होंने 8 सवालों के सवाल जो आप दोनों शख्सियत से किए गए थे उनको कैसे वेरी क्विक जो है जनाब समेटा है। वैसे किसी की समझ में कुछ जवाब नहीं आया। तो इसीलिए जरूरी है कि पान लिया जाए, क्योंकि ये इतना आसान UN चार्टर नहीं है। UN चार्टर समझना अगर है तो फिर बता दें आप, कोई बता दें UN चार्टर के बारे में जो मैं बात जानना चाहूंगा
समझ भी नहीं आया। ये जो बात ये है कि ईरान का मामला ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि इसको दिखाकर सऊदी अरब और ईरान के मामले के अंदर जो है वो दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ का जो असल ज़ख़ीरा है या असल ताकत है वो यहाँ का ऑयल है, तो उस पर जो सूरत हाल रही, और दूसरा जो है अपना दिफाई साजो सामान भी बेचना है अमेरिका को। आप क्या समझते हैं कि जो थ्रेड ईरान हमेशा खलीजी ममालिक रहा है वो इस जंग के बाद उसी तरह के कुछ थ्रेड्स जो हैं वो हमारी जानिब भी आ सकते हैं? मसलन उन्हीं अवामिल को सामने रख कर जो है हमारा जो सीपेक का बड़ा इम्पोर्टेंट एक मामला है उसको अब वैसे ही वो काफ़ी हद तक पीछे चला गया है, उसको और रोल बैक करवाया जा सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं। आई वुड से कि ईरान भी इंटरेस्टेड है कि चाबर के बाद साथ वो गवादर में दे वांट टू बिकम पार्टनर्स एंड दे वांट टू यूज, क्योंकि चाबर बहुत छोटा पोर्ट है और वहाँ पर बड़े जहाज नहीं आ सकते हैं। और नेशनल एक ये जो गवादर पोर्ट है इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 200 बिग शिप्स आ सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। सेकंड, इसके अंदर ईरान भी इंटरेस्टेड है, इवन रशिया इंटरेस्टेड है, चाइना तो है ही जो चाइना नहीं, लेकिन अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है ना, बात अमेरिका इंटरेस्टेड इशू एंड दैट इज वाई अगर ये खुदा ना खासा थोड़ी सी और एस्केलेशन होती है तो इससे पाकिस्तान को नुकसान रहा, जिसलिए पाकिस्तान चाह रहा था कि यहाँ पर पीस तो अमन हो, बिकॉज देन इंडिया विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और इंडिया ऑलरेडी रेडी फॉर फ्लैग ऑपरेशन के लिए बैठा हुआ था, उनका शूट करता था, उनकी पब्लिक नाराज है इंडिया से जो हालात वहाँ पर हैं, कश्मीर में जो प्रॉब्लम हो रही है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आ गया जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी, वो प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया का बेस्ट सूट था इस मौके का फायदा उठा के वो भी कोई ऑपरेशन करता, फिर सीपैक को इफेक्ट होता। आई थिंक अभी तक सीपैक इज स्टिल मूविंग ऑन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी दी है चाइना को, और चाइना इज आल्सो एडमेंट कंपनी इसको वेरी क्विक मधुखेल साहब वेरी क्विक, इस पर आप क्या कहेंगे? सीपैक महफूज है? बिल्कुल महफूज नहीं है। आपके सामने जब इंडिया, ईरान और अमेरिका का पहले अलायंस हो चुका है इसके अगेंस्ट, और अमेरिका बार बार कहते हैं सीपेक को नाकाम करने के लिए चाइना का यहाँ पे इन्फ्लुएंस कम है, तो आप ये भूल जाओ जब आपको पता है कि अमेरिका आपका जो है ना वो पैदाशी दुश्मन है, छठा बेड़ा आ रहा था उसमें आया आज तक, उसके बाद ये। लेकिन हमें चाहिए कि हमें ईरान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनना चाहिए, न कि IMF पे जाने के बाद ये नहीं हो सकता। नहीं, IMF देखे हमने सिर्फ अपने आप एतमाद नहीं किया, हमने एतमाद नहीं किया। इसका हाल ही यही है कि आप गवादर सीपैक बनाएंगे तो IMF जान छूटेगी। लेकिन आप उस वक्त बनाएंगे, बात है अभी क्या हो रही है, इस वक्त बनाएंगे जब आप अमेरिका के सामने ये बात करेंगे कि नहीं जी हम चाइना के साथ है, क्योंकि दोनों एक तलवार दो। ये नैब ऑर्डिनेंस सर वापस जो है वो यानी ऑर्डिनेंस वापस हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी से आपस में डायलॉग करके जो वापस आएगा। वेरी क्विक इसमें फरमा दे, नैब को कंट्रोल करने की जरूरत है या नहीं है? ऑर्डिनेंस में जो चीजें लिखी हुई थी, आप खुद नैब में रहे हैं, वो सही थी बिल्कुल? नहीं, देखें जो अभी नैब के जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का आया था उससे मेरा तक इख्तलाफ डेफिनेटली था कि देखें, एक आप कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेट को आप उसको कुछ नहीं कहेंगे प्रोसीजरल मिस्टेक्स के ऊपर, और पब्लिक ऑफिस होल्डर जो कि आपके पॉलिटिशियंस हैं आम उनको भी कुछ नहीं कहेंगे अनलेस के प्रूव हो जाता है। थर्ड, आपने कहा कि बिजनेसमैन को टैक्स, वो पहले भी नैब टैक्स ठीक है चलें, वो टाइम क्योंकि हमारा खत्म हो गया, और अब वो ज्यादा बेहतर यही है कि इसका फैसला पार्लियामेंट करे। नैब को कंट्रोल करने का जो मामला है वो फैसला जो है पार्लियामेंट करे। नाज़रीन, रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।